नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। इस वीडियो में प्राचीन भारत का केवल उसी पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में जो है 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इसके जो सारे प्रश्न हैं वन लाइनर होंगे, इसके सारे प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे। और ये सारे प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो एल्यूटेरिया का एक बुक है जिसमें 5000 प्रश्न हैं, उसी का ये स्मरणीय तथ्य है। क्या है? स्मरणीय तथ्य है। और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपके आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में इस वीडियो से जो है क्वेश्चन आपको श्योरली है कि मैच करेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ से? नर्मदा घाटी से मिला है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ के बारे में याद रखिएगा कि पाकिस्तान में स्थित है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बुर्ज होम से मिला है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से? कालीबंगा से मिलता है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कहाँ से मिला है? कालीबंगा एवं लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन एवं लोथल से। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो कहाँ पर से? कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगन से मिलता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ पर था? तो हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था तो कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में था। शवों को जो है जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में है, जबकि शवों को दफनाने की प्रथा का चलन जो है हड़प्पा में है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो बनावली से। बनावली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है बनावली। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा के बारे में एग्जाम में खूब प्रश्न पूछा जाता है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था उसका नाम क्या है? तो धौलावीरा उसका नाम है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो है 3 भागों में विभक्त था उसका नाम क्या है? धौलावीरा है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से। आग का आविष्कार हुआ है तो पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? तो जौ या यव है। जौ को यव भी बोला जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? जौ या यव।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन है? तो तांबा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या है? तो तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे? लोथल एवं सुतकोतदा थे। लोथल एवं सुतकोतदा, ये दोनों का संबंध किस राज्य से? तो गुजरात राज्य से इन दोनों का संबंध है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा तो किसके द्वारा बोला गया? पिगट ने बोला था, पिगट के द्वारा बोला गया था। आज़ादी के बाद उत्खनन में सर्वाधिक लोकेशन कहाँ से मिलता है? तो गुजरात राज्य से मिलता है। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक के बारे में देखिए। एक साइड आपकी दर्शन है और एक साइड आपकी प्रवर्तक है। योग जो दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। याद रखिएगा कि जो योग कौन कराते हैं भारत में? तो बाबा रामदेव कराते हैं, उनका है पतंजलि। न्याय कौन करते हैं? तो गौतम करते हैं। न्याय कौन करते हैं? तो गौतम करते हैं। मतलब जो न्याय दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? संख्या कौन गिनते हैं? कपिल। जो संख्या है कौन गिनते हैं? कपिल। हमने याद किया है कि मेरे गांव में एक टीचर हैं कपिल नाम का, तो संख्या कौन गिनते हैं? कपिल। और न्याय को पता है कि न्याय कौन करते हैं? गौतम बुद्ध। तो इस प्रकार से याद करने का तरीका है। न्याय, जो न्याय दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। चारवाक, जो चारवाक हैं इसके प्रवर्तक कौन है? तो चारवाक है। वैशेषिक, इसके प्रवर्तक कौन है? कनाद हैं। कौन है? कनाद हैं। उसके बाद है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के बाद रायन है। उत्तर मीमांसा के बाद रायन है। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक के बारे में देखिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक साइड आपके संप्रदाय है, दूसरे साइड आपके संस्थापक है। जो अजीबक संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? तो मखली पुत्र गोसाल है। मखली पुत्र गोसाल जो है अजीबक संप्रदाय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है अनिस्यवादी। अनिस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संजय बेठली पुत्र हैं। संजय बेठली पुत्र जो है अनिस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पकुद कचायन। पकुद कचायन जो है भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं। घोर अक्रियावादी, इसके संस्थापक कौन है? तो पूरन कश्यप हैं। घोर अक्रियावादी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप हैं। पूरन कश्यप हैं। ऋग्वेद के बारे में देखिए। यह सबसे प्राचीन वेद है। जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है? तो होत्र बोला जाता है। होत्र बोला जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गाय के लिए जो है अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए जो है अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है? तो अर्धवैयुर बोला जाता है। अर्धवैयुर बोला जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन कहाँ पर मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन कहाँ पर मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में जो है बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। इस वेद में
बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद के बारे में देखिए, इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को उद्रात्र बोला जाता है। उद्रात्र बोला जाता है। इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को जो है उद्रात्र बोला जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो सामवेद को। अधर्ववेद, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अधर्ववेद में जो है सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की पुत्रियां बोला गया है। सभा एवं जो समिति थी उसे प्रजापति की पुत्रियां बोला गया है। किसमें? अधर्ववेद में बोला गया है। वेदों की संख्या कितना है, तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितना है? 4 है। वेदांग की संख्या कितना है, तो 6 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। उपनिषदों की संख्या कितना है? उपनिषदों की संख्या कितना है, तो 108 है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, जो उपनिषद है उसकी संख्या 108 है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तो कौन थे? गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है, तो 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है? लुम्बिनी नेपाल में होता है। लुम्बिनी नेपाल में होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में होता है, जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इनके बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ बचपन का नाम है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत जो है 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति होता है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत जो है 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति होता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में दिया, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर देते हैं, तो श्रावस्ती में देते हैं। कहाँ पर देते हैं? श्रावस्ती में देते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में जो है आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मानता है। जो आत्मा है उसकी परिकल्पना तो बौद्ध धर्म नहीं करता है, लेकिन पुनः जन्म को आपको मानता है। ठीक है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितना था, तो 15 वर्ष था। अगर कोई बौद्ध संघ में शामिल होना चाहता था तो उसकी आयु कितना था? 15 वर्ष था। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। गौतम बुद्ध ने जो है आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज बताया था। उसके बाद 4 बौद्ध संगति होता है, इसके बारे में देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व में होता है, राजगिरी में होता है। इसके अध्यक्ष महाकश्यप हैं। महाकश्यप इसके अध्यक्ष हैं। और शासक कौन है, तो अजाद शत्रु इस समय शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होता है, वैशाली में होता है। साबा कामी इसके अध्यक्ष हैं। शासक कालाशोक थे उस समय। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। अध्यक्ष मोगलीपुतस होते हैं। मोगलीपुतस होते हैं और शासक इस समय अशोक होते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कब होता है, 98 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है, कुंडलबन जम्मू कश्मीर में होता है। अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं। यहाँ पर नोट कीजिएगा, उपाध्यक्ष पूछा जाता है आपसे, तो अश्वघोष कौन है, उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे। और इस समय शासक कौन थे, तो कनिष्क आपके इस समय शासक थे। एक बार देख लीजिए, पहला बौद्ध संगति राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलबन। पहले के समय शासक अजातशत्रु, दूसरे के समय कालाशोक, तीसरे के समय अशोक, चौथे के समय कनिष्क।
पहले के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के साबाकामी, तीसरे के मोगलीपुतस, चौथे के वासुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः 22वें कौन है? तो अरिष्टनेमी है। जबकि 23वें कौन है? पार्श्वनाथ हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें एवं जो अंतिम लास्ट वाला तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर होता है? तो कुंडग्राम वैशाली में होता है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब होता है? तो 468 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है? पावापुरी नालंदा में होता है। महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान है। महावीर के बचपन का नाम, जबकि जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत जो है रिजुपालका, नोट कीजिएगा, रिजुपालका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। जबकि जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। फल्गु नदी किनारे जो आपके वर्धमान जो महावीर हैं इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के उपरांत रिजुपालका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होता है। महावीर ने अपने शिष्यों को जो है 11 गंधर्वों में विभाजित किया। ये पूछा जाएगा आपसे कि महावीर ने अपने शिष्यों को जो है कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर जो है पुनः जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। प्रथम जैन भिक्षुनी थी तो कौन थी? चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे तो कौन थे? उनके दामाद जामिल। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल थे। उसके बाद जैन संगति हुआ। 2 जैन संगति होता है। पहला होता है 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र, आज के पटना में होता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं अस्थूलभद्र। कौन होते हैं? अस्थूलभद्र। दूसरा 512 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? वल्लभी, गुजरात में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण थे। बिंबिसार ने जो है किसे हराकर अंगराज, ध्यान रखिएगा, अंगराज को मगध में मिलाया था? तो उस समय अंगराज के आपके शासक कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर जो है अंगराज को मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ पर बनाया? तो राजगिरी को बनाता है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। बिंबिसार जो है मगध की राजधानी कहाँ पर बनाता है? राजगिरी, वर्तमान में राजगीर। बिंबिसार भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि बिंबिसार ने जो है भगवान बुद्ध की सेवा में किस राजवैद्य को भेजा था? तो जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा किया गया? तो बिंबिसार के जो पुत्र हैं अजातशत्रु, इनके द्वारा जो है अपने पिता की हत्या कर दी जाती है। बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है। जो अजातशत्रु हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु को जो है कुनिक उपनाम से जाना जाता है। इसने लगभग जो है 32 वर्षों तक मगध पर शासन करता है। कौन? जो अजातशत्रु है मगध पर लगभग 32 वर्ष तक आपके शासन करता है। और अजातशत्रु की जो हत्या है अजातशत्रु के पुत्र के द्वारा कर दिया जाता है। उनका नाम क्या है? तो उदयन। क्या नाम है? उदयन। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करते हैं और जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु के पुत्र जो है उदयन जो है अजातशत्रु की हत्या कर देते हैं।
उदयन ने पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की, जो आज का पटना है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पटना से वैशाली स्थापित की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफ़र किया था। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वापस जो है वैशाली से पाटलिपुत्र ले आता है। शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र से वैशाली लेके जाता है, जबकि कालाशोक जो है वैशाली से पाटलिपुत्र लेके आ जाता है अपनी राजधानी को। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में आपके जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। बिंबिसार हैं ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि जो अजातशत्रु हैं ये प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन है? तो कालाशोक है। जो शिशुनाग हैं अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले गए थे? तो वैशाली ले गए थे, और उनका जो बेटा है कालाशोक ये वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र वापस ले आता है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन है? तो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। महाजनपद एवं उसकी राजधानी के बारे में देखिए। यहाँ से सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक साइड महाजनपद है और एक साइड आपकी राजधानी है। जो मगध है, मगध महाजनपद, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। दोनों सेम नाम है, वर्तमान में राजगृह बोला जाता है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक। असमक, जो असमक महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पोटली थी। कहाँ पर? पोटली इसकी राजधानी थी। कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। उसके बाद है कौशल, जो महाजनपद है इसकी राजधानी श्रावस्ती है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती है। पांचाल की राजधानी कहाँ पर है? अहिछत्र और काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य। ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में अहिछत्र के बारे में पूछा जाता है। चेदी, इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो शक्तिमती थी। कहाँ पर थी? शक्तिमती में थी। मत्स्य, विराटनगर इसकी राजधानी थी। सूरसेन की मथुरा राजधानी थी। जो सूरसेन महाजनपद है इसकी राजधानी मथुरा में थी। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। जो गांधार महाजनपद है इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। नेक्स्ट है मौर्य वंश की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस विद्वान ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोला है? तो जस्टिन ने बोला है। मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस बुक, जो मुद्रा राक्षस एक बुक है, मुद्रा राक्षस बुक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य। चाणक्य कहीं कहीं पर आप कौटिल्य भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो चाणक्य का ही नाम आपके कौटिल्य है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? तो राजनीति से है। चाणक्य द्वारा लिखित जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसका संबंध किस विषय से है? तो राजनीति से इसका विषय है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में
सेलुकस निकटर को हराया? तो आपसे पूछा जाएगा कि 305 ईसा पूर्व में जो है सेलुकस निकटर को किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करता है। सेलुकस निकटर का राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज। सेलुकस निकटर का राजदूत मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। जो मेगास्थनीज आपके राजदूत है सेलुकस निकटर का, किसके दरबार में आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। इंडिका पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। जो इंडिका बुक है इसकी रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था तो कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। जो बिंदुसार है, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में जो है भद्रसाल के नाम से जाना जाता है। जो बिंदुसार हैं इन्हें वायु पुराण में भद्रसाल के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में सी सेन कहा गया है। किसे? जो आपके बिंदुसार हैं, बिंदुसार को जैन धर्म में जो है सिंह सेन बोला गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने जो है बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? तो अशोक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अशोक किसके बेटे हैं? तो बिंदुसार के बेटे हैं। अशोक जो है किसके बेटे हैं? तो अशोक जो है बिंदुसार के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? बिंदुसार के बेटे हैं। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठता है। 269 ईसा पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठता है। ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व बोलना, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर कौन बैठता है? तो अशोक बैठता है। अपने राज्याभिषेक के समय जो है अवंती का राज्यपाल था अशोक। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जब अशोक का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन बोला गया है। पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन बोला गया है। मस्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। मस्की तथा गुर्जरा अभिलेख में जो है नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताता है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किए। अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा करता है। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसमें बोला जाता है कि लाखों लोगों की जान गई थी कलिंग युद्ध में। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो पूछा जाएगा कि अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा, अशोक को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दिया गया था? तो उपगुप्त के द्वारा दिया गया था। उपगुप्त के द्वारा दिया गया था। अशोक का सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख कौन था? तो सबसे जो लंबा अभिलेख है वो 7वां अभिलेख है। सबसे छोटा जो अभिलेख है रोमनदेई अभिलेख है। अशोक का जो है सबसे लंबा 7वां अभिलेख है। सबसे छोटा जो है रोमनदेई अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम जो है शिलालेख का प्रचलन शुरू किया, जिसमें समानता ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। इसे दोबारा देखिएगा। अशोक जो है भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया,
जिसमें समानता जो है ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के पहले शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के पहले शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई थी। वहीं छठे शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। छठे शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश जो है कितने वर्ष तक शासन करता है? तो लगभग 137 वर्षों तक जो है मौर्य वंश आपके शासन करता है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कडफिसेस थे। जो कुषाण वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कडफिसेस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ही जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी पुरुषपुर थी और द्वितीय जो राजधानी आपकी कहाँ पर है? मथुरा में है। इसने 78 ईस्वी में, इसे नोट कीजिएगा, इसने जो है 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसने जो है 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार के द्वारा जो है शक संवत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, शक संवत का प्रयोग किया जाता है। इसके दरबार में, किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में जो है आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। कनिष्क के दरबार में जो है, कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। इसे नोट कीजिएगा, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। इस जो कालखंड है इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना जो किसके द्वारा किया गया है? जो बुद्ध चरित्र है इसकी रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में होता है। जो गांधार शैली है और मथुरा शैली, इसका सर्वाधिक विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में होता है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ जो है कनिष्क के काल में होता है। जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग का प्रारंभ जो है किसके शासनकाल में होता है? तो कनिष्क के शासनकाल में होता है। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। कुषाण वंश के समय ही जो है सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया या निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कुषाण काल में जो है सर्वाधिक वास्तुकला क्षेत्र में विकास होता है। दोबारा देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में जो है सर्वाधिक वास्तुकला का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो कुषाण के शासनकाल में सर्वाधिक आपके विकास होता। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है। साथ ही याद रखना है कि गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? तो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, भारत का कविराज बोला जाता है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन, भारत का कविराज बोला जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त है परम भागवत की उपाधि धारण करता है। परम भागवत की उपाधि धारण करता है। समुद्रगुप्त के दरबार में जो है प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में जो है प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आपके भारत में आता है। फाहियान जो है किसके शासनकाल में आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। साथ ही आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धनवंतरी, वरामिहिर जैसे विद्वान रहते थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरि, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ तो कौन हुआ? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन है? कुमारगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो कुमारगुप्त के द्वारा किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया तो किसके द्वारा किया गया? स्कंद गुप्त के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जो पूर्ण उद्धार है किसके द्वारा किया गया? स्कंद गुप्त के द्वारा किया गया है। अंतिम गुप्त शासक था, उसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त उसका नाम है। विष्णुगुप्त उसका नाम है। पल्लव वंश का संस्थापक था, तो जो पल्लव वंश है ये दक्षिण में था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर था? जो पल्लव वंश है इसकी राजधानी कांचीपुरम में था। कहाँ पर था? कांचीपुरम में था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम है। तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम है इनका संबंध पल्लव वंश से है। महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध जो है पल्लव वंश से है। महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है वर्तमान में। महाबलीपुरम के एकास्मक और रथ मंदिर का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा करवाया गया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। एकास्मक मतलब एक पत्थर से जो है रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है बतापी कोण की उपाधि धारण की थी। तो पूछा जाएगा कि बतापी कोण की उपाधि धारण किसके द्वारा किया गया था? किस पल्लव शासक के द्वारा किया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? जो दंडी है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजय आले थे। चोल वंश की राजधानी कहाँ पर है? तो तंजावुर में थी इसकी राजधानी। जो चोल वंश है इनके राजधानी कहाँ पर था? तंजावुर में था। साथ ही आपको याद रखना है कि चोल वंश के एक राजा थे राजराज प्रथम। इनके द्वारा पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया गया था। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। जो राजेंद्र प्रथम है इनके द्वारा गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण किया गया था। गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता है। जो चोल वंश है, चोल वंश की प्रमुख विशेषता है स्थानीय स्वशासन। इसके बारे में आप सभी लोग पढ़ा भी होगा। जो स्थानीय स्वशासन है यहाँ से हर वर्ष हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। समझिए कि एग्ज़ाम का फेवरेट पॉइंट है। पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन किस वंश की विशेषता है? तो चोल वंश की विशेषता है। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध किस वंश से है? तो प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध जो है चोल वंश से। किससे? चोल वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। राजधानी कहाँ पर है? तो मानखेट में राजधानी है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष इत्यादि आपके प्रमुख शासक हैं। एलोरा के प्रसिद्ध जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है। एलोरा में एक प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हो रहा था? कन्नौज के लिए हो रहा था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने जो है कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा
प्रतिहार के शासकों को पराजित किया। जो त्रिपक्षीय संघर्ष से नोट कीजिएगा किसे किसके बीच में हो रहा था, तो राष्ट्रकूट, पहला राष्ट्रकूट है, दूसरा पाल वंश है, तीसरा प्रतिहार। कभी दंती दुर्ग के द्वारा कन्नौज पर अधिकार किया जाता, कभी प्रतिहार के द्वारा, कभी पाल वंश के द्वारा। इसे नोट कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी कहाँ पर था, तो मुंगेर बिहार में इसकी राजधानी थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो गोपाल के द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गोपाल के द्वारा किया जाता है। पाल वंश के शासक जो है देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। पाल वंश के शासक हैं देवपाल, इनके द्वारा उदंतपुरी में जो है बौद्ध मठ का निर्माण कराया गया है। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर जो है नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। देवपाल, किसने, देवपाल ने जो है जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर जो है नालंदा में बौद्ध विहार के लिए 5 गांव दान पर दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो संग्राम राज के द्वारा किया गया। संग्राम राज के द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना की गई, तो कल्हन के द्वारा। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना कल्हन के द्वारा किया गया है। तो प्राचीन भारत से संबंधित, एनिसेंट इंडिया से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट को कवर कर लिया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है तो यहाँ से आपके आगे आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन श्योरली है कि मैच करेगा। और जो पहली बार चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।